हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी सीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे एम्पलीफायर के प्रकार के बारे में। यानी कि पिछले वाला जो वीडियो अपना रहा था उसके अंदर अपन ने जो बात की थी वो की थी कि एम्पलीफायर क्या होता है और उसके अंदर जो एम्पलीफिकेशन करने के लिए अपने पास क्या क्या घटक होने आवश्यक होते हैं उनके बारे में। ठीक है, और आपने हमारा पिछले वाला वीडियो जरूर देखा होगा और वो वीडियो आपने हमारा देखा है तो ये वीडियो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको हमारी प्लेलिस्ट में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उसके अंदर वो आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो उस वीडियो जरूर देखना। और अब चलते हैं अपने इस वीडियो के ऊपर। तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। ठीक है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो आप ध्यान से तभी समझ पाओगे, तब आप क्या करोगे, हमारे जो वीडियो होते हैं हमारे हो या चाहे किसी और चैनल के हों, वो अगर आप लेवल से देखते हो तभी आप इसको समझ पाओगे। अगर आपको इसको बीच बीच में देखते हो तो आप इसको सही ढंग से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको फिर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, अपन जो आज जो बात करें वो करेंगे एम्पलीफायर के प्रकार के बारे में। एम्पलीफायर के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर के बारे में। यानी एम्पलीफायर आपके पास जो होते हैं, यानी प्रवर्धक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रवर्धकों को यानी कि एम्पलीफायर को हम बहुत प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले जो प्रकार आता है ना, सबसे पहले प्रकार वो आता है सिग्नल के आधार पे एम्पलीफायर। सिग्नल के आधार पर एम्पलीफायर। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, एम्पलीफायर जो आपके पास होता है वो कभी भी, यानी कि अपने पास जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर होता है, मोसफेट होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर में प्रकार हैं। चाहे आपके पास मोसफेट है वो भी क्या होता है, अपने पास ट्रांजिस्टर होता है। और अपने पास एक बीजेटी होता है वो भी क्या होता है, अपने पास ट्रांजिस्टर होता है। अपने पास एफईटी जो होता है वो भी क्या होता है, अपने पास एक ट्रांजिस्टर होता है। परंतु ये सारे, यानी कि चाहे अपने पास मोसफेट हो चाहे अपने पास बीजेटी हो, ये सारे क्या कर सकते हैं, एम्पलीफायर का कार्य कर सकते हैं। परंतु इनको ये जो सभी होते हैं, जैसे नाम अलग है तो इनका काम भी क्या होगा, अलग होगा। सभी को एक तरीके से एम्पलीफायर यानी एम्पलीफायर की तरह उपयोग नहीं ले सकते। जैसे ये बातें मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कभी कभी पूछ ली जाती है, ये पूछी गई बात है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था वो भी बता दूंगा। अपने पास एक तो होता है बीजेटी, ये चीज़ अपने इस चीज़ की बात अपन अभी करेंगे। ठीक है, ये एक होता है अपने पास बीजेटी, एक होता है अपने पास मोसफेट। इन मोसफेट और बीजेटी के बारे में अपन बात करेंगे आगे कि मोसफेट क्या होता है, बीजेटी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में तो वैसे अपन बात कर भी चुके हैं कि बीजेटी अपने पास क्या होता है कि बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, मोसफेट के बारे में अपन ने अभी बात नहीं की। अपन ने आगे जब भी सॉलिड स्टेट जो डिवाइस होती है उनके बारे में जो चैप्टर आएगा अपने पास के अंदर अपन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक होता है अपने पास बीजेटी, एक होता है अपने पास मोसफेट। ज़्यादातर एम्पलीफिकेशन करने के लिए यानी एम्पलीफायर के रूप में बीजेटी और मोसफेट का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, परंतु अपने पास जो बीजेटी होता है ना, ये एक स्विच की भांति कार्य कर सकता है। सभी को पता है कि अपने पास जो मैंने बताया भी था कि अपने पास एक बीजेटी जो होता है यानी कि ट्रांजिस्टर जो होता है, सामान्य वाला ट्रांजिस्टर बीजेटी, वो एक स्विच की भांति कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये स्विच की भांति भी कार्य करता है और एम्पलीफायर की तरह भी कार्य करता है, परंतु दोनों की तरह भी ये कार्य कर सकता है। परंतु अपन बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे एम्पलीफायर की। ठीक है, तो एम्पलीफायर के रूप में कार्य करवाने के लिए इसकी क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं कुछ। जैसे मान लीजिए कोई एक्टिव रीजन हो गया, कुछ सैचुरेशन रीजन हो गया, अपने पास कट ऑफ रीजन हो गया। ठीक है, इस प्रकार के क्या होते हैं, रीजन होते हैं अपने पास। परंतु अपने पास जो मोसफेट होता है वो एक रीजन में कार्य कर सकता है, वो भी एम्पलीफायर की तरह है। अगर आपको एम्पलीफायर की तरह कार्य करवाना है मोसफेट को, तो आपको इसको सैचुरेशन रीजन के अंदर लेके जाना पड़ेगा, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अगर आपको मोसफेट से एम्पलीफायर की तरह कार्य करवाना है तो आपको मोसफेट को सैचुरेशन रीजन के अंदर ले जाना पड़ेगा। अब सैचुरेशन रीजन के अंदर ले जाकर उसको क्या किया जाता है, बाइसिंग की जाती है। बाइसिंग के बिना कोई भी ट्रांजिस्टर आपके पास एम्पलीफायर की तरह कार्य नहीं कर सकता। कोई भी सिग्नल की जो अपने पास सिग्नल का जो आयाम होता है उसके अंदर वृद्धि नहीं कर सकता। तो अपने को क्या करना है, आयाम के अंदर अगर आपको वृद्धि करवानी है तो मोसफेट को आपको सैचुरेशन रीजन के अंदर ले जाना पड़ेगा। ठीक है,
अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए, कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि मोसफेट एम्पलीफायर की तरह कब कार्य करता है, जब वह सैचुरेशन रीजन के अंदर आपका हो। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि बीजेटी आपके पास एम्पलीफायर की तरह कब कार्य करता है, जब आपके पास वो कौन से रीजन के अंदर हो, एक्टिव रीजन के अंदर हो। कट ऑफ रीजन के अंदर किसकी भांति कार्य करेगा, वो एक खुले स्विच की भांति कार्य करेगा। ठीक है, और एक होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अपने पास जो रीजन होते हैं ना, रीजन, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या कट ऑफ, कट ऑफ रीजन का मतलब ये होता है कि वो क्या हो चुका है, कट ऑफ हो चुका है, एकदम खुल चुका है, वो उसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक है, तो वो अपने स्विच की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर तो वो कभी भी एम्पलीफायर की तरह कार्य नहीं करेगा। एक आ गया सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब ये होता है उसका अंत आ चुका है, वो ये तो फुली सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, फुली सैचुरेट, यानी उसके अंदर विद्युत धारा उतनी ही प्रवाहित हो चुकी है, उसका क्या आ चुका है, अंत आ चुका है, उसके बाद में उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। एक्टिव रीजन क्या होता है कि इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, दोनों के बीच की कड़ी होती है, उस टाइम क्या करता है अपने पास जो बीजेटी होता है वो एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ मेरे कुछ एक्स्ट्रा है इसके अंदर कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से वाला है, ये बीजेटी वाला। तो मैंने दोनों का बता दिया क्योंकि ज़्यादातर दोनों ही उपयोग लिए जाते हैं ये। ठीक है, तो ये याद होगी मेरे हिसाब से। अब अपन चलते हैं सिग्नल के आधार पर एम्पलीफायर के ऊपर, अपने एम्पलीफायर के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ ये बीच में कहाँ से लिए। देखिए एम्पलीफायर के प्रकार, सबसे पहला आता है सिग्नल के आधार पर एम्पलीफायर। सिग्नल के आधार पर अगर अपने एम्पलीफायर देखें तो सबसे पहले आता है अपने लो सिग्नल, लो सिग्नल एम्पलीफायर। लो सिग्नल का मतलब होता है अपने पास जो छोटे से छोटा जो सिग्नल होगा उसको बढ़ाने वाला एम्पलीफायर क्या कहलाता है, लो सिग्नल एम्पलीफायर। तो यानी छोटे सिग्नलों को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है, छोटे सिग्नलों को बढ़ाने वाला, छोटे सिग्नलों को बढ़ाने वाला एम्पलीफायर क्या कहलाता है आपके पास, लो सिग्नल एम्पलीफायर। यानी कि अपने पास जो एम्पलीफायर बांटे गए हैं वो उनके आकार, प्रकार, कार्य क्षमता, उनकी पावर के आधार पे बांटे गए हैं। अब मान लीजिए ये क्या करता है, छोटे सिग्नलों को ही बढ़ा सकता है, बड़े सिग्नलों को नहीं बढ़ा सकता। ये भाई छोटे सिग्नलों को क्या कर देता है, ये थोड़ा बढ़ा देता है। तो इसको कौन सी श्रेणी में रख दिया, लो सिग्नल की श्रेणी में इसको रख दिया। ठीक है, तो इसको अपन और क्या बोलते हैं, यह वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है, वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। सबसे पहला प्रकार आता है सिग्नल के आधार पर एम्पलीफायर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लो सिग्नल, एक होता है मेरे पास हाई सिग्नल, हाई सिग्नल, एक होता है मेरे पास कैस्केड, कैस्केड। ठीक है, कौन कौन से हो गए, सिग्नल के आधार पर लो सिग्नल, हाई सिग्नल और कैस्केड सिग्नल। लो सिग्नल जो एम्पलीफायर होता है वो छोटे सिग्नलों को क्या करता है, प्रवर्धित करता है, यानी एम्पलीफाई करता है। और यह किसकी भांति कार्य करता है, वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह कार्य ये करता है। अब वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, अभी तो सिर्फ अपने प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि जब भी अपन बात करेंगे थोड़ी बहुत आगे अपने एम्पलीफायर के बारे में डिटेल से बात करेंगे जब भी, तो इनके अंदर से ही अपन बात करेंगे क्योंकि अपने प्रकार के बारे में पता होना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जेबीएनएल या DRDO इनकी तैयारी कर रहे हो ना तो इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको बीटेक कोई जेई की तैयारी इनकी कर रहे हो तो इसके आगे पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब एक आता है अपने पास हाई सिग्नल एम्पलीफायर। हाई सिग्नल एम्पलीफायर क्या करता है, जो बड़े बड़े जो सिग्नल होते हैं ना, बड़े बड़े सिग्नल उनको एम्पलीफाई करता है। बड़े बड़े सिग्नलों को एम्पलीफाई करने के लिए जिस एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हाई सिग्नल एम्पलीफायर। और इसी को किसकी भांति कार्य करता है, ये पावर एम्पलीफायर की तरह, यह पावर एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये करता है वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह कार्य लो वाला, और हाई वाला करता है पावर एम्पलीफायर की तरह कार्य। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से आप समझ भी गए होंगे, दोनों याद भी हो गए होंगे। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैस्केड एम्पलीफायर के बारे में। कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है, आपने मोटर, अगर आपने 3 फेज मोटर वाला चैप्टर पढ़ा है या सुना होगा कि कैस्केड यानी सोपानी, इसको क्या बोलते हैं अपन, सोपानी बोलते हैं। मेरे याद आया सोपानी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सोपानी, सोपानी पद्धति। यानी कि अपने पास मोटरों को जोड़ते हैं, मोटरों की जो गति नियंत्रण होता है, एक मोटर की जो आउटपुट होती है वो दूसरी मोटर की इनपुट में दे देते हैं, जिससे अपने क्या हो जाता है, उसका जो गति नियंत्रण होता है वो गति नियंत्रण वहाँ पे आसानी से हो जाता है।
थोड़ी महंगी पड़ती है ये विधि, ठीक है। तो कैस्केड जो अपने पास सिग्नल के आधार पे कैस्केड वाली जो विधि है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो एम्पलीफायर होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एम्पलीफायर उनको जोड़ा जाता है। दो या दो से ज़्यादा जो एम्पलीफायर होते हैं उनको कैस्केड पद्धति से जोड़ा जाता है। यानी कि पहले का, अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये एम्पलीफायर है, ये क्या है मेरे पास एम्पलीफायर। इसका जो आउटपुट निकला वो दूसरे वाले के इनपुट में दे देते हैं अपन। ये इसका इनपुट हो गया, यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, इसका आउटपुट। यानी कि पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है, ठीक है। और ये कौन सी विधि हो गई, कैस्केड। अब इसके अंदर ये मैंने यूज क्यों की, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मैं सिग्नल दे रहा हूँ ये वाला, ये यहाँ पे तो मिलेगा इस प्रकार का, यहाँ पर जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा मुझे, इस प्रकार का। अब मुझे क्या चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा कैसा, मुझे इस प्रकार का चाहिए। यानी कि जो आउटपुट के रूप में मुझे आयाम मिले बहुत ही ज़्यादा मिले। ज़्यादा आयाम लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समानांतर में इसको कैस्केड पद्धति से यहाँ पे क्या जोड़ देता हूँ, एम्पलीफायर जोड़ देता हूँ। तो ये होती है कैस्केड पद्धति। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके पास, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई एम्पलीफायर, क्या 3 एम्पलीफायर हैं और तीनों का जो गेन है वो मेरे पास क्या 10, 20, 30 है। जो आउटपुट होगा उसका गेन मेरे पास क्या होगा। यानी कि मेरे पास 3 एम्पलीफायर है, मैंने कैस्केड पद्धति से उनको जोड़ दिया। पहले का गेन 10 है, दूसरे का 20 है, तीसरे का 30 है। तो आउटपुट के रूप में मुझे जो मिलेगा उसका गेन क्या होगा। तो आपको सीधा सिंपल से आप यहाँ पे ये देख के कन्फ्यूज हो जाते हो कि यहाँ से गेन कैसे निकालें, क्या किसका डिवाइड करें, कैसे करें, किस प्रकार करें, पूरा कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आसान सा तरीका ये है, तीनों क्या कर दो मल्टीप्लाई, 10, 20, 30, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जो गेन आएगा वो कितना आ जाएगा, मेरे पास 6000। अब यहाँ पे गेन का कोई मात्रक नहीं होता, गेन का क्या नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब गेन का मात्रक न होने की वजह ये है, गेन क्या होता है, अनुपात होता है। ये चीज़ समझ गए, सिग्नल के आधार पे एम्पलीफायर। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मैं गेन के बारे में पहले बता देता हूँ। कहीं पर अगर गेन की बात आए तो आप याद रखें कि गेन का कोई भी मात्रक नहीं होता। गेन का मतलब ही क्या होता है, दक्षता होता है। क्या होता है, दक्षता। अब दक्षता क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट। दक्षता क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। अब अगर अपन करंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, करंट की, तो यहाँ पे करंट का आउटपुट लेना है, करंट की इनपुट लेनी है। अगर अपना वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वोल्टेज का आउटपुट लेना है, वोल्टेज की इनपुट लेनी है। अब सेम लेना है। अब अगर यहाँ पे ऊपर मैं वोल्टेज लेता हूँ और नीचे भी वोल्टेज लूँगा, दोनों का मात्रक सेम होगा। सेम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास मात्रक कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं आता है, किसका, जो अपने पास गेन होता है उसका। अगर पावर गेन की बात होगी तो भी उसका मात्रक नहीं आएगा। अगर वोल्टेज गेन की बात होगी तो भी उसका मात्रक नहीं आएगा, ठीक है। तो यह किसी बात हो गई गेन की। तो याद रखना, कहीं पर भी अगर गेन की बात है, कभी मात्रक पूछ लिया जाए तो कभी भी गेन का मात्रक नहीं होता। गेन क्या होता है, एक अनुपात ही होता है, फैक्टर होता है एक सेम चीज़ों का, या दक्षता भी अपन बोल सकते हैं इसको। अब दूसरा जो प्रकार, यानी कि जो अपने पास एम्पलीफायर का दूसरा जो प्रकार आता है वो कौन सा होता है। पहला तो होता है अपने पास सिग्नल वाला, मैंने बता दिया। दूसरा जो होता है वो होता है आवृत्ति के आधार पर एम्पलीफायर। आवृत्ति के आधार पर एम्पलीफायर। ये वीडियो 2 भागों में रहेगा, क्योंकि एक भाग में मैं इस वीडियो कंप्लीट नहीं करूंगा। इसका अगला भाग जो होगा इसमें आधे जो एम्पलीफायर हैं उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। आधा जो प्रकार बच गया, आधे प्रकार, वो अगले वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियो कंप्लीट आप देखना, ताकि आप सही ढंग से इन चीज़ों को समझ सकें, ताकि आपके लिए भी फ़ायदा हो, हमारे लिए भी फ़ायदा हो। तो फ़ायदा होगा, तो देखना पूरा वीडियो। देखिए, आवृत्ति के आधार पर एम्पलीफायर, पहला होता है मेरे पास RF, VF, ठीक है। एक होता है श्रव्य आवृत्तियाँ, एक होता है मेरे पास इंटरमीडियम बोल सकता हूँ इसको मैं। 4 प्रकार की मेरे पास आवृत्तियाँ होती हैं, और चारों प्रकार के बारे में बता देता हूँ। श्रव्य आवृत्तियाँ वो आवृत्तियाँ होती हैं जिनको अपन सुन सकते हैं। VF वीडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। RF रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब जो श्रव्य आवृत्तियाँ जो होती हैं, यानी अपन जो सुन सकते हैं, सबसे आसान होता है, इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ ताकि आप जल्दी से चीज़ें याद हो जाएं। सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं श्रव्य आवृत्तियाँ। दूसरा होता है मेरे पास RF, तीसरा होता है VF। अब सीरीज से मैंने लिखा श्रव्य, RF, VF और इंटरमीडियम।
ये चारों सीरीज से मैंने लिख दी। तो याद करने का तरीका ये है कि ये जो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है। यानी दो चीज़ अपन सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज जो होती है उनके बीच में ही सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा ना तो ज़्यादा सुन सकते हैं ना कम सुन सकते हैं। कम होगी तो अपने पास आवाज़ नहीं आएगी कानों में, ज़्यादा होगी तो अपने कानों में दर्द होगा, फटेंगे कान, जैसे ऐसा लगेगा फट रहे हैं मेरे कान, तो ज़्यादा अपन सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनके मध्य अपन आसानी से सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती है श्रव्य आवृत्तियाँ। ठीक है, आवृत्ति तो आप सभी जानते हो। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ज होता है। तो मैंने यहाँ पे हर्ज यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो होता है अपने पास रेडियो और श्रव्य साधनों। श्रव्य साधन आप तो जानते होंगे जिनको अपन कानों के माध्यम से सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या एक ईयरफोन अपने कानों में लगाते हैं, उसकी आवाज़ को अपन आसानी से सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे तो है नहीं कि अपने कान उससे फट जाते हैं, नहीं, अपन आसानी से उसको सुन सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर किसका उपयोग किया जाता है, श्रव्य आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है। ये इसका क्या है यूज। दूसरा होता है रेडियो वाली जो होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज तक। 20 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज तक ये आवृत्तियाँ आपके पास देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये जो आवृत्तियाँ होती हैं इनको अपन सुन नहीं सकते आसानी से, ये बात ध्यान रखना। इन आवृत्तियों को अपन आसानी से सुन नहीं सकते। इन आवृत्तियों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और कोई आदमी कहीं दूर है। जैसे इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे अपन मान लीजिए अपन रेडियो सुनते हैं तो वहाँ पे जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अपने ऐसे सुना होगा आपने 98.8 FM है ना, ये सुना होगा ये चैनल। इसके अलावा और भी चैनल होते हैं। ये जो आवृत्ति होती है वो मेगा हर्ट्ज में होती हैं। किस में होती है, मेगा हर्ट्ज के अंदर। ये आवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये आवृत्तियाँ अपन सुन नहीं सकते। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, रेडियो प्रसारण में। ठीक है, याद हो गया भाई। RF है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज के मध्य ये होती है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रेडियो प्रसारण के अंदर। और एक आता है वीडियो फ्रिक्वेंसी। इसका जो मान होता है वो होता है अपने पास 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 7 मेगा हर्ट्ज के मध्य। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जैसा नाम है वैसे इसका काम है, वीडियो प्रसारित करने के लिए। यानी कि अपन जो टीवी के अंदर आपको ये सीरियल वगैरह दिखाई देते हैं, फिल्म वगैरह दिखाई देती हैं, वो इसी के माध्यम से आपको दिखाई देती हैं। मान लीजिए कोई एंटीना लगाया मैंने या कुछ लगाया, वहाँ पे क्या आती हैं, आवृत्तियाँ आती हैं अपने पास। वो आवृत्तियाँ क्या करती हैं, अपने पास एंटीना या डिश जो होती है उसके अंदर प्रवेश करती हैं। उसके माध्यम से अपने क्या दिखाई दे देती है, वीडियो दिखाई दे देती है। या कोई मूवी होती है, कोई पिक्चर होती है, या कोई अपने पास वीडियो होता है, कोई सीरियल होता है, सारी इसी के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं। और उनकी जो आवाज़ होती है आपके पास वो इसके माध्यम से सुनाई देती है। इसके माध्यम से आवाज़ सुनाई देती है, इसके माध्यम से आपको वीडियो दिखाई देता है। तो ये होती हैं आवृत्तियाँ। तो वीडियो वाली कितनी होती है, 3 से 7। ये कितनी होती है, 20 से 3 मेगा हर्ट्ज के मध्य। 20 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज तक होती है। एक आती है अपने पास इंटरमीडियम। ये कितनी होती है, 450 से लेकर 470 मेगा हर्ट्ज के मध्य। ये हर्ट्ज में मान है इसका, मेगा में मान नहीं है। 450 हर्ट्ज से लेकर 470 मेगा हर्ट्ज के मध्य इंटरमीडियम आवृत्तियाँ होती हैं। इनका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर ये आवृत्तियाँ काम नहीं करती, वहाँ इनका उपयोग किया जा सकता है। इसका मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आवृत्ति के आधार पर एम्पलीफायर। ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि तीसरा प्रकार। और ये प्रकार आपकी वैसे याद होनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि श्रव्य आवृत्तियाँ कितनी होती हैं, तो याद होना चाहिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के मध्य कौन सी होती हैं, श्रव्य आवृत्तियाँ आपके पास होती हैं। ठीक है, अब जो प्रकार आता है वो आता है तीसरा, कपलिंग के आधार पर एम्पलीफायर। कपलिंग के आधार पर एम्पलीफायर, यानी कि अपने पास जो एम्पलीफायर होते हैं वो बहुत सारे प्रकारों में बांटे गए हैं। उनको कपलिंग के आधार पर भी अपन देख सकते हैं। अब जैसे अपने पास कौन सा था, कैस्केड वाला, वो कपलिंग के आधार पर ही है। क्या है, कपलिंग के आधार पर। उसको मैंने क्या किया था, कपल किया था भाई, एक के साथ दूसरे को जोड़ा था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कपलिंग। तो किस प्रकार भाई कपलिंग के आधार पर अपन किस प्रकार बांट सकते हैं, कैसे किस प्रकार उनको अपन जोड़ सकते हैं, उसी के आधार पर अपन एम्पलीफायर को बांटा जा सकता है। अब देखिए कपलिंग के आधार पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं
कि अपने पास जो कपलिंग होती है उसका करने का रीज़न क्या होता है। कपलिंग करने का रीज़न क्या होता है। बिना कपलिंग के अपने एम्पलीफायर नहीं बना सकते, और बिना कपलिंग क्या फ़ायदा नहीं होता अपने, जो अपने कपलिंग करनी पड़ रही है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो एक बात बता देता हूँ कि अपने पास कपलिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अपने पास जो अपने इनपुट देते हैं किसी एम्पलीफायर के अंदर, वो एम्पलीफिकेशन उसका करेगा तो क्या करेगा, कम करेगा। भाई अपने कितना भी बड़ा एम्पलीफायर लगा दें तो वो कम ही कर पाएगा। अगर अपने को उसके मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि करवानी है, उसके जो आउटपुट मिलती है अपने पास, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उस मुझे क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एम्पलीफायर और जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अपने पास मान लीजिए कोई एम्पलीफायर है एक, अगर उसकी दक्षता 80% है, अगर एक और जोड़ दूँ 80% वाला, तो उसकी दक्षता 100 से भी ज़्यादा चली जाएगी। यानी कि 2 एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन करेंगे तो फायदा ही होगा अपने पास। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक एम्पलीफायर की जो अपने पास आउटपुट होती है उसको आउटपुट को ही बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक एम्पलीफायर और लगाना पड़ता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक एम्पलीफायर को जोड़ने के लिए यहाँ पे कैस्केड पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब क्यों करते हैं वो पता लग गया। यानी इनपुट को आउटपुट के रूप में ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं। पहली अपने पास आती है कौन सी, TF कपलिंग, यानी ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। यहाँ पे अपन क्या करते हैं समझा देता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई एम्पलीफायर, ठीक है, ये क्या है मेरे पास एम्पलीफायर। यहाँ पे मैंने क्या दिया, कोई सिग्नल दिया, इनपुट दिया AC का, ठीक है, और इसका जो आउटपुट मुझे मिला, ये यहाँ पे क्या मिल गया मुझे आउटपुट, इसको मैंने किस में दे दिया, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में। और ट्रांसफॉर्मर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जब ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने दिया, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको मैंने क्या किया, किसी दूसरे एम्पलीफायर से मैंने जोड़ दिया, और इसका आउटपुट मैंने कहाँ पे ले लिया, बाहर ले लिया। ये कौन सी होगी आपके पास, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। कौन सी होगी, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। कपलिंग क्या होती है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि पहले का इनपुट दूसरे ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में देना है उसका आउटपुट, और ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग का आउटपुट कहाँ पे देना है, अगले वाले एम्पलीफायर के लिए इनपुट का कार्य करेगा। यानी इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रांसफॉर्मर इनपुट का कार्य करेगा, ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होगा वो अगले वाले एम्पलीफायर के लिए इनपुट का कार्य करेगा, और मुझे जो वहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो मुझे बढ़ा हुआ ही मिलेगा। यानी इसने मान लो यहाँ पे क्या किया होगा, इसको इस प्रकार बढ़ाया होगा, ठीक है, मैंने दिया इस प्रकार का मैंने दिया, इसने ऐसा बना दिया, और यहाँ पे एक एम्पलीफायर और लगाया, उसने क्या किया, इस प्रकार बना दिया इसको, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कपलिंग करनी पड़ती है। पहला कौन सा पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, उसके अंदर इस प्रकार की होती है। तो याद रखो ये सबसे महंगी विधि है, सबसे महंगी विधि। अब सबको दिख रहा होगा सबसे महंगी क्यों हो गई, ये फॉर्मर सबसे महंगी विधि है, ठीक है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। अब दूसरा जो आता है अपने पास आता है RC कपलिंग। कौन सी आती है, RC कपलिंग। अगर RC कपलिंग की अपन बात करें तो R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और C का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर। तो जैसा नाम से पता लग रहा है आपको, तो यहाँ पे प्रतिरोध और संधारित्र का उपयोग किया जाता है, प्रतिरोध और संधारित्र का। यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मर था इसलिए यहाँ पे क्या पड़ रही थी, ये विधि महंगी पड़ रही थी। अब यहाँ पे प्रतिरोध मैंने लगा दी, यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, कैपेसिटर टेक दिए, सीधे अल बात खत्म। तो यहाँ पे अपने पास ये विधि क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है थोड़ी, क्योंकि कैपेसिटर क्या आते हैं, सस्ते आते हैं, सस्ती विधि, सबसे सस्ती विधि है ये। अगर मैं बात करूँ तीसरी विधि की बात करूँ तो अपने पास है LC कपलिंग। कौन सी विधि आती है, LC कपलिंग। L का मतलब क्या होता है, इंडक्टर, और C का मतलब कैपेसिटर। यानी कि मैंने चेंज किस में किया है, प्रतिरोध की जगह मैंने क्या किसका उपयोग कर लिया, L का उपयोग कर लिया। अब इससे तो महंगी पड़ेगी ये विधि, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध सस्ता पड़ रहा था, यहाँ पे मैं किसका यूज कर रहा हूँ, इंडक्टर का यूज कर रहा हूँ। और इंडक्टर यूज करने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे चालक वायर का यूज कर रहा हूँ, और चालक मेरे लिए क्या पड़ता है, प्रतिरोध की अपेक्षा महंगा पड़ता है। तो ये विधि इससे तो महंगी पड़ेगी, परंतु सस्ती तो पड़ेगी ना इसकी अपेक्षा। यहाँ पर तो पूरा ट्रांसफॉर्मर उपयोग में ले रहा था मैं, तो यहाँ पे ये विधि थोड़ी सस्ती पड़ती है, इसकी अपेक्षा महंगी पड़ती है, पर जो इसकी अपेक्षा क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है यहाँ पे। और मुझे चेंज किस में करना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध के अंदर चेंज यहाँ पे करना पड़ा है। प्रतिरोध और कैपेसिटर का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अगर बात करूँ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे अगर मैंने L में चेंज किया से फायदा किया हुआ होगा, तो यहाँ पे जो आपके पास गेन होता है ना, गेन होता है लब्धि,
यानी जो इसका आउटपुट होगा उसके अंदर जो लब्धि होगी वो RC की अपेक्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी। RC की अपेक्षा इसका गेन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि LC की अपेक्षा LC का जो गेन होता है वो किसकी अपेक्षा ज़्यादा हो सकता है, तो वो हो सकता है आपके पास RC की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इंडक्टर का यूज किया है ताकि मेरा जो गेन होता है यहाँ आउटपुट की जो लब्धि होती है, जैसे मैंने क्या बताया था अभी, आउटपुट बटे इनपुट। अब इसको अपन पता करेंगे आउटपुट बटे इनपुट ये जो होती है ये किस प्रकार होती है, इनका पता करेंगे अपन, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल बातें ये हैं कि आउटपुट जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, आपके पास बढ़ जाएगा। आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आउटपुट आपके पास बढ़ता है तो आपके पास दक्षता बढ़ जाती है। तो दक्षता बढ़ाने के लिए मुझे किसका उपयोग करना पड़ा, इंडक्टर यहाँ पे उपयोग करना पड़ा है। चौथा जो प्रकार आता है मेरे पास आता है डायरेक्ट कपलिंग। कौन सा आता है चौथा प्रकार, डायरेक्ट कपलिंग। ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। कपलिंग के आधार पे कौन कौन से थे, पहला जो अपने पास ट्रांसफॉर्मर वाला था, दूसरा RC, तीसरा LC, चौथा मेरे पास प्रकार आता है वो कौन सा आता है मेरे पास, डायरेक्ट कपलिंग। अब डायरेक्ट कपलिंग का मतलब होता है सीधा सीधा जोड़ दो, यानी कि यहाँ पे मेरे पास कोई एम्पलीफायर है, इसको मैं इनपुट इधर से दे रहा हूँ और इसके जो आउटपुट मुझे मिलेगा सीधा सीधा कुछ भी मत लगाओ, दूसरे वाले एम्पलीफायर के अंदर घुसा दो। यानी पहले का आउटपुट दूसरे वाले एम्पलीफायर के अंदर सीधा सीधा दे दो, तो ये हो गई आपके पास डायरेक्ट कपलिंग, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग। इसके अंदर आपके पास कोई भी कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बीच में लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मर लगाने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है मेरे पास डायरेक्ट कपलिंग। तो ये थे अपने पास टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। इसके अलावा जो बच गए आपके पास वो करेंगे अपने अगले वाले वीडियो में डिस्कस। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।